हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में टाइम के साथ में विद्युत आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? विद्युत धारा। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसमें हमारा क्या है, क्यू चार्ज अगर यहाँ पे फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे जो मेरे पास करंट का फॉर्मूला रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, विद्युत आवेश पर यूनिट टाइम। इसको हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है वो क्वांटाइजेशन होता है, परिमाणीकरण होता है। तो Q इज इक्वल टू, वहाँ हम लोगों ने प्लस माइनस NE का भी फॉर्मूला पढ़ा था। तो हमारे पास इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? I इज इक्वल टू Q की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज NE अपॉन T। तो ये दो फॉर्मूले हैं बेसिक जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे भाई, थोड़ा सा डिटेल में इन फॉर्मूले को समझेंगे जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें से। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे फर्स्ट, जब हमारा चार्ज कहाँ क्या है भाई? ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, यानी कि जब हमारा जो चार्ज है वो स्थानांतरित, यानी कि अगर एक सीधी, मान लो अगर कोई कंडक्टर है उसमें हमारा जो चार्ज है वो अगर एक सीधी रेखा में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, क्यू चार्ज हमारा क्या है, अगर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो उसमें हमारे करंट के इसी ऊपर वाले फॉर्मूले की क्या क्या अलग अलग फॉर्मेट हो सकती है। हायर क्लास में ये चीज़ है। तो सबसे पहले क्या है, यदि क्यू चार्ज वाले एन कण टी समय के लिए दिए गए क्षेत्र से गुजरते हैं तब, तो ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है भाई। हमारे पास कोई भी कंडक्टर है उसमें हमारा क्या है, एन कण है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, एक के ऊपर क्यू है। क्यू लिख लीजिए, या इसकी बेसिक यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? ई। और टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पे? एन ई। और टाइम कितना है? टी। तो इस वाले केस के लिए जो मेरे पास करंट का फॉर्मूला रहेगा वो क्या हो जाएगा भाई? एन ई अपॉन टी। ठीक है, तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला है। अब आपको अगले वाले फॉर्मूले समझने हैं भाई। इफ एन, यदि एन कण है जिनमें प्रत्येक पर आवेश कितना है यहाँ पे? क्यू, और वो प्रति सेकंड, प्रति, यहाँ भी प्रति आएगा भाई, प्रति इकाई क्षेत्र से अगर गुजरते हैं तो अनुप्रस्थ क्षेत्र ए से जुड़ी हुई धारा कितनी है। अब इसका सिंपली मीनिंग समझना है भाई, हम ऊपर वाले फॉर्मूले से ही बनाएंगे। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है करंट का, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? दैट इज क्यू अपॉन टी। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एन ई अपॉन टी। अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई करूँ, मैथमेटिकल फॉर्मेट में समझाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा दैट इज एन ई ए अपॉन टी इंटू में ए। अगर मैं यहाँ पे इसको, अब जो मेरा डिवाइड वाला एरिया है और जो टाइम, अगर टाइम की वैल्यू टी प्रति सेकंड लिख रखा है और प्रति इकाई क्षेत्र लिख रखा है, तो यानी कि यहाँ पे मेरा जो बनेगा, अगर टी की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 सेकंड ले लेता हूँ, और जो नीचे जो मेरा एरिया है अगर वो पर मतलब 1 मीटर पर स्क्वायर के थ्रू अगर फ्लो कर रहा है, तो मेरे पास जो नया फॉर्मूला बनेगा उसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे? दैट इज आई इज इक्वल टू एन क्यू ए। क्यू की जगह कभी कभार वो ई भी लिख सकता है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यानी कि ये जो मेरा फॉर्मूला है, हालांकि देखो इसके डिवाइड में टी और ए दोनों ही है, बट इन्होंने यहाँ पे लिख दिया ना कि भाई पर सेकंड, ठीक है, यानी कि टाइम की वैल्यू 1 ले लिए सेकंड, और पर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। तो उस कंडीशन में जो मेरा करंट है वो एसोसिएट रहेगा उस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से, उसमें मेरे पास जो करंट की वैल्यू क्या रहेगी? एन क्यू ए या एन ई ए। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी, प्रति सेकंड और प्रति इकाई क्षेत्र से जो गुजरने वाला जो मेरी विद्युत धारा होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको और ध्यान में रखना है, इनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, हम 12th क्लास में छोटा सा ही कंसेप्ट है कि जब हमारा यानी कि जब चार्ज मूव करता है तो वहां पे हम चार्ज की वेलोसिटी भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पढ़ते हैं, जिसको हम लोग वीडी से दिखाते हैं भाई। वीडी को हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ये जो मेरा वी है वो इसके नीचे सब्सक्रिप्शन में है भाई, ये वी है और ये डी इसके नीचे है। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग। यानी कि अब इन्होंने क्या बोला है, अब ऊपर तो इन्होंने दे रखा था पर यूनिट एरिया, लेकिन इसमें इन्होंने अब डिफाइन कर रखा है पर यूनिट वॉल्यूम। आयतन का अगर कंसेप्ट आता है, यदि प्रति इकाई आयतन में हमारे यहाँ पे क्या है? एन कण है। कितने हैं यहाँ पे हमारे? अगर एन कण है
जिसके ऊपर प्रत्येक के ऊपर चार्ज कितना है, q आवेश है, और वो vd यानी कि जिसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो अपवाह वेग vd से अगर वो गति कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो मेरे पास करंट का फॉर्मूला रहेगा, यह भी आपको ध्यान में डायरेक्ट रखना है। n हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल है, q हर एक पार्टिकल पे चार्ज कितना है, a मेरा क्या हो गया एरिया, और vd से मैंने मल्टीप्लाई कर दी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और कभी कभार ऑप्शन में वो q नहीं दे देता भाई, यहाँ पे q की जगह वो e यूज कर लेता है। बस यही मेरा कंसेप्ट है। आपको ये दो फॉर्मूले और ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल का अगर पेपर आता है तो इसलिए आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहेगा, ठीक है। अगर हमारे n पार्टिकल हैं, वो पर यूनिट वॉल्यूम अगर vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में जो मेरा करंट पास होगा, उस करंट की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, एन क्यू ए वी डी, या फिर उसको क्या लिखेंगे, एन ई ए वी डी। ये आपको यहाँ पे समझना है। और जो वी डी है वो मेरी क्या है भाई, उस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या अपवाह वेग उसको बोलेंगे, ठीक है। अब सेकंड जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो करेंगे जब हमारा चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, वो क्या है भाई, रोटेटरी मोशन करता है। देखो हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा है भाई कि आपको मैं एक कंसेप्ट और बता दूं पहले कि हम बार बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही ले रहे हैं, ठीक है। हमारे पास दो तरीके के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू तो क्या है भाई, यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज कितना है भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का, यानी कि प्लस और माइनस का फर्क है। बट यहाँ पे जो मास है, जो मास ऑफ प्रोटॉन मेरा होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 kg, और जो मेरा इलेक्ट्रॉन होता है भाई उसका मास बहुत ही कम होता है, 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg। अगर इसको अप्रोक्सीमेटली समझे, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को अगर 1 किलो समझ लेता हूँ, ठीक है, तो जो मेरा मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो लगभग 2000 किलो के बराबर होगा। अगर आप दोनों के ऊपर सेम धक्का लगाओ, अब मान लो एक तो कोई 1 किलो का आदमी है और उसके बराबर में एक 2000 किलो का आदमी है, ठीक है। वो हम आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि भाई जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो हमारा इलेक्ट्रॉन के मास का 1/1837वां पार्ट होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का लगभग मैं इसको 2000 मान के चल रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप दोनों पे सेम फोर्स लगाओगे, 1 किलो वाला आगे ज़्यादा बढ़ेगा या 2000 किलो वाला ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए जब भी हम करंट की बात करते हैं तो करंट के लिए हम हमेशा किसका मोशन चेक करेंगे भाई, वो हम मोशन चेक करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है। इसलिए मैं बार बार यहाँ पे Q की जगह E रिप्लेस कर रहा हूँ, और E की वैल्यू देखो, चार्ज दोनों पे सेम ही है। बट जब हम बात करते हैं ना कि भाई कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज भी कौन से वाला, इलेक्ट्रॉन का मोशन हम लोग वहां पे देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन, है कि अब हम लोग क्या बात करेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास एटम है, परमाणु है, और इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। एक सर्कल में लगाएगा, इस सर्कल की रेडियस हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे r, जो मैंने लिखी हुई है। अब ये जिस भी स्पीड से, जिस भी वेग से चक्कर लगा रहा है, उसके वेग को मैंने मान लिया यहाँ पे v मान लिया भाई, वेलोसिटी को मैंने किसे दिखाया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होती है भाई, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, फ्रीक्वेंसी को मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे n से, और बहुत सारी बुक में इसको दिखाते हैं f से, तो दोनों में ही समझा दूंगा। एंगुलर वेलोसिटी जो मेरी होती है, कोणीय वेग, कोणीय वेग को मैं यहाँ पे लिखूंगा ओमेगा से, किसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं यहाँ पे, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करूंगा, और कितने टाइम में वो अपना चक्कर पूरा कर रहा है उस टाइम पीरियड को मैंने दिखा दिया यहाँ पे t में, ठीक है। अब हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारे पास चार्ज कितना है यहाँ पे E, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर वो t टाइम में अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है v वेलोसिटी के साथ में, ठीक है, तो मेरे पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। ये हमारा सिंपली फॉर्मूला होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, इसको n से लिख लीजिए, वो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन टाइम को मैं लिख दूंगा यहाँ पे भाई फ्रीक्वेंसी से, तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू QF, ठीक है। अगर आपका नोटेशन n मिलता है बुक में तो इसको लिख लेंगे Q इंटू n, ठीक है। मैं यहाँ पे जल्दी इसको F से ही दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बुक में F ही डिनोट करते हैं। और एक हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो का फॉर्मूला होता है वो मेरे पास रहता है, दैट इज 2 पाई अपॉन टाइम,
ठीक है। और 1 टाइम को लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमारा ओमेगा का रहता है। तो यहाँ से आप या तो एफ की वैल्यू निकाल लो या 1 टाइम की। तो एफ की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आएगी, दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो क्यू तो है ही, एफ की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो जब चार्ज पार्टिकल हमारा एटम के यानी कि इलेक्ट्रॉन जब हमारा एटम के चारों तरफ मूव कर रहा है, तो उस फॉर्मेट में जो मेरा फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूला में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे अगर आपके ऑप्शन में आता है तो। बट जनरली जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है भाई रीट में बाकी एग्जाम में, उसमें हमारा जनरली यही वाले ऊपर वाले फॉर्मूले ही पूछते हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बट मैंने आपको थोड़ा सा ये समझा दिया है कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल रोटेशन का कंसेप्ट लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। जितनी भी हमारी क्या है फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशियाँ होती है, वो दो हालांकि 3 प्रकार की होती है। एक हमारी होती है स्केलर अदिश राशि होती है, एक हमारी होती है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरी हमारी होती है टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। बट जनरली हम लोग स्केलर और वेक्टर ही पढ़ते हैं। स्केलर या अदिश राशि कौन सी होती है, जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन ना हो, यानी कि जिसके पास दिशा ना हो, लेकिन उसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। वेक्टर हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो प्लस में उसके पास डायरेक्शन हो। अब करंट में क्या है, डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं भाई, जो वेक्टर के लिए 3 कंडीशन होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड परिणाम भी हो, जिसके पास दिशा भी हो, और तीसरा है भाई एक लो होता है वेक्टर लो, ठीक है। यानी कि मतलब सदिश को जोड़ने वाला लो होता है वेक्टर लो ऑफ ट्रेंगल। वैसे ट्रेंगल का पढ़ते हैं हम लोग, ट्रेंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। यानी कि सदिश का त्रिभुज की फॉर्मेट में जोड़ने का लो होता है भाई, वो नियम होता है, ठीक है। और टेंसर होती है भाई जो ना तो स्केलर हो और ना ही टेंसर हो, या फिर जो भाई स्केल कभी कभी स्केलर हो या फिर कभी कभी वेक्टर हो। तो टेंसर में तो मेनली हम 2 ही चीज पढ़ते हैं भाई, यहाँ पे आप ध्यान में रख लेना इसको, ठीक है, अगर कभी काम आए तो। एक तो हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर, दाब जिसको हम लोग बोलते हैं, ये टेंसर क्वांटिटी होती है। एक थोड़ी सी हम हायर क्लास में पढ़ते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 2 ऐसी क्वांटिटी है भाई, अघूर्णन जड़त्व होता है, ठीक है, ये हमारा जो रहता है अगला। ये 2 ऐसी क्वांटिटी है जो टेंसर क्वांटिटी, बाकी हमारी क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर ही रहती है। अब देखो हम लोग करंट पढ़ेंगे, तो करंट की जो मेरे पास डायरेक्शन होती है, तो सबसे पहले हम लोग करंट की डायरेक्शन पढ़ेंगे भाई, पोटेंशियल की फॉर्मेट में भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में भी पढ़ेंगे। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है, बैटरी का जो टर्मिनल होता है भाई 2, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो मेरा करंट होता है, ठीक है, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। ये चीज या तो आप ऐसे समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चलता है करंट के अपोजिट। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो मेरी करंट की डायरेक्शन क्या होगी भाई, इसके उल्टे में रहेगी, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से बोलोगे तो जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के उल्टे में चलता है, ठीक है। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी मेरी, बी से ए होगी, आपको समझना है, ठीक है। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन पोटेंशियल के केस में, हम लोग आगे पढ़ेंगे भाई इसको विभव जब हम डिफाइन करेंगे। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो रहती है भाई हाई पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ मूव करता है। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारी करंट की यहाँ पे क्या होती है, डायरेक्शन होती है। आप देखो करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट फिर भी ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो तीसरा जो मैंने बताया था ना आपको, ये ट्रेंगल लो वाला, तो करंट जो है वो तीसरा जो कंसेप्ट है वो फॉलो नहीं करता है भाई, ये वाला वेक्टर लो ऑफ ट्रेंगल एडिशन, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी करंट हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। डायरेक्शन मैंने आपको समझा दी है यहाँ पे। उसके बाद है कि हम करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर वो हमारा एक उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग 10⁻⁻⁶ एम्पियर तक की धारा का पता लगाने और मापने के लिए, पता ही लगाने के लिए यूज करते हैं भाई मेनली। तो भाई किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या है, गैल्वेनोमीटर डिवाइस का यूज करते हैं, पता लगाने के लिए बस, ठीक है। बहुत कम हो गया ना 10 की। मापने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं।
ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर हमें किसी भी सर्किट में या परिपथ में अगर आपको करंट को मापना है तो करंट को मापने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस या उपकरण यूज करेंगे, एमीटर यूज करेंगे। और इसकी भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एमीटर वो डिवाइस है, वो उपकरण है जो हमेशा परिपथ के किस में जुड़ता है भाई, श्रेणी में जुड़ता है, सीरीज में जुड़ेगी। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जो मेरा एमीटर है उसका हम सिंबल दिखाएंगे, वो होता है ए, ठीक है। एक साइड प्लस दिखाते हैं, एक साइड माइनस दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम बनाते गैल्वेनोमीटर से ही है। जो मेरा गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर नोमीटर जो रहेगा भाई, इसके साथ में मैं यहाँ पे क्या है भाई, पैरेलल में मैं ऐड करूंगा एक शंट प्रतिरोध या शंट रेजिस्टेंस जोड़ता हूं, ठीक है। समांतर में जोड़ना पड़ेगा। बनाने के लिए मैंने बताया है कि गैल्वेनोमीटर के समांतर में एक छोटी वैल्यू का प्रतिरोध ऐड करते हैं, जोड़ने के बाद तब जाके हमारा क्या बनता है, एमीटर बनता है। तो देखो एमीटर जब बन जाएगा तो वो हमेशा श्रेणी में जुड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जब आप गैल्वेनोमीटर के साथ में शंट रेजिस्टेंस को जोड़ के एमीटर बनाते हो तो जो आपका शंट रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के कहाँ जुड़ेगा, वो हमारा जुड़ेगा पैरेलल में, ठीक है। बनने जब ये बन के तैयार हो जाएगा ना, ये पूरा हमारा बन के क्या बन गया, एमीटर, ठीक है। ये एमीटर हमारा क्या है, हमेशा परिपथ के श्रेणी में जुड़ता है। ये आपको चीज ध्यान में रखना है। शंट रेजिस्टेंस होता क्या है, शंट रेजिस्टेंस होता है कम वैल्यू का, कम मात्रा या वैल्यू का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, ठीक है। तो जो मेरा एमीटर है, एमीटर मेरा क्या होता है भाई, स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस होती है, यानी कि एमीटर के अंदर करंट को जो रोकने वाले रुकावट या प्रतिरोध होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। क्योंकि जितनी प्रतिरोध कम होगी उसमें से उतना ही करंट उतना आसानी से गुजरेगा और वो करंट की वैल्यू उतनी ही बढ़ा पाएगा। अगर मैं आइडियल केस की बात करता हूं भाई, ठीक है, तो आइडियल एमीटर का, आदर्श एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना लेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। ये सिंबल ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है, स्मॉल वैल्यू का होता है और आइडियल में ही होता है। और पांचवा, वो हमेशा ही क्या है, सर्किट के सीरीज में जुड़ता है। ये 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है एमीटर की, ठीक है। उसके बाद अगला जो इसमें है वो मैंने आपको बता दिया कि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो हम लोग क्या लेके चलते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज चलता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज कंसिडर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो मैंने बताया था जो विद्युत धारा है, देखो हमारे पास 2 चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव हमारा किस में होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा करंट उसके उल्टे में जाएगा। इसको ऐसे समझ लो, या फिर कैसे समझोगे कि जिस डायरेक्शन में मेरा पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा करंट जाएगा। एक बात है भाई, इलेक्ट्रॉन के उल्टे में, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में मेरा करंट चलेगा, ठीक है। ये भी तरीका हो सकता है समझने का। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज ही हमारा विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही होती है विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में हमारी विद्युत क्षेत्र जा रही है उसी डायरेक्शन में हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। तो 2-3 तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में चलेगा करंट, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलेगा करंट, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उस डायरेक्शन में चलेगा, या जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा है उस डायरेक्शन में हमारा करंट जाएगा, ठीक है। ये आपको समझना है, इजी बातें हैं। एम्पियर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था ये लास्ट क्लास में कि I इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, Q अपॉन T, या फिर क्या लिखेंगे, NE अपॉन T। तो मैंने आपको बताया था कि भाई 1 एम्पियर करंट हमारा कब जाएगा, तो हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं कि भाई 1 कूलम अगर चार्ज हमारा 1 सेकंड में फ्लो करता है तब जाके सर्किट में 1 एम्पियर करंट होगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। बट अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में दिखाऊं तो मैंने आपको बताया था कल कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 की शक्ति 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
इसकी जगह अगर इसको मैं यहाँ पे लिख दूं तो क्या आएगा भाई, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पर सेकंड गुजर रहे हैं तो उस सर्किट में 1 एम्पियर करंट होगा। बात एक ही है हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो वही लिखा है कि धारा के 1 एम्पियर का अर्थ क्या है, चालक के किसी अनुप्रस्थ क्षेत्र से इतने इलेक्ट्रॉन अगर पर सेकंड प्रवाह हो रहे हैं तो उस चालक के अंदर करंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर। तो ये मेरा पूरा का पूरा कंसेप्ट किसका आ गया है भाई, इलेक्ट्रिक करंट का। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। यानी कि करंट जो हमारा किसी भी सर्किट में कब चलेगा, जब हमारा क्या होगा उन दोनों के बीच, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेगे विद्युत विभवांतर, ये थोड़ा सा इजी रहेगा। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या लिखा है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्यों को इन उन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल समझ लो भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लो हमारे पास ये 2 पॉइंट है, अब मैं ए पॉइंट से किसी क्यू चार्ज को लेके जा रहा हूं बी पॉइंट तक। तो ए से बी पॉइंट तक क्यू चार्ज को लेके जाने में मैंने डब्ल्यू काम किया। कितना काम किया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का विद्युत विभवांतर कितना होगा, इसका मैंने मान लिया, मतलब विद्युत विभवांतर को मैं वी से डिनोट करूंगा। तो ए पॉइंट पे वी ए से डिनोट कर दिया, इसको मैंने वी बी से डिनोट कर दिया। तो जहां से लेके जा रहा हूं वो कम होगा और बी वाला ज्यादा होगा, क्योंकि मैं चार्ज को कहाँ लेके जा रहा हूँ, ए से बी पे, यानी कि ए से, यानी कि इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ जा रहा है, ए से बी पे। तो करंट कैसे चलेगा मेरा, बी से ए पे, यानी कि वी बी माइनस वी। इसको सिंपली समझ लो भाई, ये हमारा सिंपली कंसेप्ट समझ लो ऐसे कि भाई मैं क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके गया, तो वी बी माइनस वी ए, इन दोनों पॉइंट के बीच में विद्युत विभवांतर कितना होगा, जितना मैंने काम किया है W डिवाइड बाय जितने चार्ज को मैं लेके गया हूं ए पॉइंट से बी पॉइंट। ये जो मेरा होगा भाई 2 पॉइंट के बीच का, ये मेरा क्या रहेगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में किए गए काम को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, W/Q। अब यही वाला फॉर्मूला हम डिफाइन करते हैं भाई पोटेंशियल के केस में। तो पोटेंशियल में सिंपली हम क्या करते हैं कि ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, क्यू चार्ज को मैं लेके गया हूं ए से बी पॉइंट पे और काम मैंने कितना किया, W। अब बस यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इकाई धनाव, अब देखो इकाई वाला तो रहेगा इसमें, नीचे वाले में इकाई लिखा हुआ नहीं। इकाई का सिंपली मतलब क्या है भाई कि जो ये Q है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 कूलम मान ली। सिंपली क्या मान ली मैंने, सिंपल समझाएं तो अगर नीचे कूलम आ गया तो मेरा VB माइनस वी किसके बराबर आ गया, W के बराबर आ गया। यानी कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके जाऊंगा, जितना मैंने इसको लेके जाने में काम किया गया है वो W ही मेरा उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। ये इसका सिंपली मीनिंग है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या है भाई, सिंपली कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, W/Q समझाने के लिए। अब ऊपर वाला कंसेप्ट समझेंगे। अगर इन दोनों पॉइंट में से मैं अगर एक पॉइंट को इन्फिनिटी में मान लूँ, इन्फिनिटी का मतलब होता है फिजिक्स में कि भाई किसी भी उस चीज की रेंज से बाहर। तो अगर मैं इस ए पॉइंट को यहाँ पे इन्फिनिटी मान लेता हूँ कि मैं ए से लेके गया था कहाँ तक, बी तक, तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, वी बी माइनस का वी ए इज इक्वल टू W मैंने काम किया ए से बी तक लेके जाने में, ए भी लिख दो, डिवाइड बाई Q था। अब मैं ए जो है मेरा पॉइंट वो कहाँ से लेके आया हूँ, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी पे कोई भी चीज जो पोटेंशियल वो जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है भाई, वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू W/Q, यानी कि इन्फिनिटी से बी तक लेके आया हूँ भाई। ये इसका समझाने का मीनिंग है। तो सिंपली भाई मैंने एक पॉइंट पे इसको डिफाइन कर दिया, तो ये जो जीरो हो गया, इसका मतलब बी पॉइंट पे मेरा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया, W/Q। सिंपल सा मीनिंग है भाई। ये काम किया हम लोगों ने, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव, ठीक है। ये इसका सिंपली कंसेप्ट है भाई। हमने सिंपल बी पॉइंट पे बता दिया कि भाई बी पॉइंट तक, यानी कि भाई देखो जीरो से लेके आओ। देखो आंसर निकालने के 2 तरीके यहाँ पे, दोनों के इस कंसेप्ट को एक बार समझ लो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई ए पॉइंट को मान लो 5 समझने के लिए, और बी पॉइंट को मैंने मान लिया यहाँ पे 7, ठीक है।
तो ये मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस का VA कितना आ गया, VB पे था 5 और इस पे कितना आ गया, एग्जाम्पल कितना आंसर आ गया मेरे यहाँ पे 2 यूनिट। अब मैं अगर A को यहाँ पे 0 ही मान लूँ, तो A को मैंने अगर 0 मान लिया तो B पे वैल्यू कितनी आएगी, ऑटोमेटिक 2 ही तो आएगी, तभी तो आंसर कितना आएगा, 2 माइनस 0 बराबर है 2। तो यहाँ पे तो अगर दो चीज आपको दे रखी है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, तो आपका आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग वाला पॉइंट मान ही 0 लिया है तो वो फिर सिंपल किसकी वैल्यू देगा, सिर्फ बी पे कितना काम किया है। तो भाई 0 से स्टार्ट कर दिया, बी पे पहुंचा तो 2 आंसर आ गया। अगर मैं आपने ए को 5 मानना हुआ है तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 7 आएगी, तभी तुम दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल का मतलब आप जहां से लेके आ रहे हो उसको 0 मान लो, इन्फिनिटी से मान लो। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही बारीकी से मैंने समझाया भाई इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है तो सिंपली जो मेरा पोटेंशियल होगा इस बी को भी गायब कर दो। ठीक है, तो ये मेरा सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो भाई पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, W अपॉन क्यू। क्यू चार्ज को लेके जाने में किया गया काम इन्फिनिटी से किसी बी पॉइंट तक, वो W की वैल्यू क्या होगी मेरी, इसी को हम लोग एक तरीके से वोल्टेज बोलते हैं भाई। ठीक है, जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा सिंपली कंसेप्ट है। ये भी हमारी क्या है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, यानी कि इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है हमारी। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। देखो सिंपली आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो W अपॉन क्यू मिलेगा, W अपॉन क्यू। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की कहीं बात की जाएगी तो VB माइनस V दिखाया मिलेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, W अपॉन, उसका भी यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, बस वहां पे हमने ए पॉइंट को 0 मान लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इसका मात्रक क्या रहेगा, इसी से निकालेंगे। तो वर्क डन, जो मेरा किया गया काम, उसकी होती है जूल और चार्ज की होती है कुलम। तो जूल पर कुलम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वोल्ट बोल देंगे। क्या बोलेंगे, वोल्टेज या वोल्ट बोल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी मेरे पास, वोल्ट। डायमेंशन क्या होगी, विमाई मैंने बताया था कि इसको रिप्रेजेंट करना है 7 जो हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है उनकी फॉर्मेट में। तो V इज इक्वल टू मेरे पास होगा किया गया काम डिवाइड बाई क्यू। तो क्यू को तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे A अपॉन टी, मैंने आपको पहले भी बताया था ये। ठीक है, बड़ी वाली ब्रैकेट में शो करते हैं भाई वी माओ को हमेशा। ठीक है, चीज ध्यान में। अब हमारा जो काम होता है ना, काम को हम लिखते हैं बल इंटू में डिस्प्ले विस्थापन, ये लिखते हैं। और फोर्स को भी क्या लिखते हैं, M इंटू में A, मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में D। तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। तो M से बनेगा मेरा M, एक्सेलरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसकी डायमेंशन आती है LT माइनस का 2। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की भी L आएगी, तो L का स्क्वायर कर देता हूं भाई मैं यहाँ पे इसको। ठीक है, ये मेरा कंसेप्ट बनेगा। इसको आप इसको सोल्व कर लो, तो ये बनेगा मेरा M आ गया, तो ये बनेगा M, L स्क्वायर ऊपर है, T नीचे है, T की पावर 2 ऊपर है, तो T की पावर माइनस का 3, और A है मेरा A माइनस 1। ठीक है, आप इसको ध्यान में भी रख सकते हो भाई। ठीक है, कि जो मेरी पोटेंशियल है उसकी विमाई मेरे पास क्या रहेगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है भाई कि हम लोग किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल हो किससे मापते हैं, वो हम लोग मापते हैं वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं हम लोग यहाँ पे, वोल्ट मीटर, जो हमेशा कम, जिसका भी हम लोग माप रहे हैं उसके हमेशा किस में जुड़ेगा भाई, ये समानांतर में जुड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। इसको भी हम लोग क्या है भाई, गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं। किससे बनाते हैं, बस इसमें क्या रहेगा, जो मेरा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, इसके साथ में हम लोग अब क्या है, हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, उच्च प्रतिरोध की वैल्यू जोड़ेंगे। और किस में जोड़ेंगे, बनाते टाइम जोड़ेंगे श्रेणी में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, सीरीज में जोड़ेंगे भाई इसको। जब ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, तब क्या बनेगा, ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल क्या रहेगा, ये सिंबल रहेगा भाई, एक प्लस और एक माइनस। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो जिस भी, जो हमेशा उस घटक के समांतर जुड़ा होता है, जिसका विभवांतर मापा जाता है, हमेशा किस में जुड़ता है, पैरेलल में। लेकिन जब हम गैल्वेनोमीटर से बनाएंगे वोल्ट मीटर, तो उसके श्रेणी में जोड़ते हैं उच्च वैल्यू का प्रतिरोध को। अब उच्च प्रतिरोध का जो वैल्यू जोड़ा है, तो भाई यानी कि ये जो मेरा वोल्ट मीटर होता है, ये मेरा क्या है, हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध का उपकरण है भाई। ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, यानी कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, अगर मैं आइडियल की बात करता हूं, आदर्श
वोल्ट मीटर की बात करूंगा तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो मेरा प्रतिरोध है वो कितना होता है, इन्फिनिटी, यानी कि भाई इतनी रुकावट पैदा करेगा कि उसके अंदर हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। ये मेरा यहाँ पे बेसिकली इसका कंसेप्ट है। तो वोल्ट मीटर का कंसेप्ट मैंने समझा दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरीके से यहाँ पे क्या है मापने वाले, ठीक है। और दिखाते कैसे, पैरेलल में, जैसे मान लो अगर किसी भी एक डिवाइस का आपको मापना है तो पैरेलल में जोड़ने का मतलब, अब मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। पैरेलल में एक पॉइंट यहाँ पे और मान लो ये बी पॉइंट है, तो इसके पैरेलल में इस तरीके से वोल्टेज को जोड़ते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है हमारा डिवाइस, ठीक है। जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस पैरेलल पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि पैरेलल और सीरीज कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक बातें क्या है, जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है भाई अर्थ का, वो हम लोग क्या है लगभग 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है चार्ज, ठीक है। जब चार्ज हमारा किसी कंडक्टर में चलता है पर यूनिट टाइम तो करंट बनेगा, और करंट को फ्लो करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हाई पोटेंशियल से हमारा क्या है लो पोटेंशियल। जैसे पानी की पाइप ले लो भाई, हमारी पानी की पाइप अगर अर्थ ये हमारी सरफेस है, तो अगर ये ए है और बी पॉइंट है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है एजिस में, तो पानी हमारा ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। उसी तरीके से करंट मेरा क्या है हाई पोटेंशियल, अगर ए मेरा हाई पोटेंशियल पे है तो वो लो पोटेंशियल पे नीचे आएगा, और इलेक्ट्रॉन बताएंगे तो इलेक्ट्रॉन मेरा चलेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। ये आपको चीज ध्यान में रखनी, ठीक है। तो अगर आप घर में देखो तो घर में हमारा रहता है स्विच, ठीक है, और ये हमारा रहता है यहाँ पे फैन। तो जब आपने स्विच ऑन किया तो करंट हमारा चला कैसे, स्विच से फैन की तरफ, ये हमारा करंट जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन चलेगा उल्टा फैन से स्विच की तरफ। अब अलग अलग जो मेरे प्रवाहक है, मतलब अलग अलग मतलब पदार्थ में, सबस्टांस में अलग अलग करंट कैरियर होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहक रहते हैं। जैसे हम सॉलिड पढ़ते हैं, अब हम लोग कंडक्टर पढ़ रहे हैं, चालक, तो चालक में मैंने आपको बताया सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखेंगे। अगर किसी भी सॉलिड में इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन के चलने का मतलब क्या है भाई, उस सर्किट में क्या है करंट है। ये आपको बात समझनी है, ठीक है। अगर लिक्विड में बनेंगे तो लिक्विड में हमारे क्या बनते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आयंस। आप लोगों ने पढ़ोगे केमिस्ट्री में कि भाई वो प्रोसेस होती है ना जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग अलग बढ़ जाते हैं। गैस में करेंगे तो गैस में हमारा क्या बनेगा, धनात्मक आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे। और सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक होता है, अर्धचालक में वहां पे हम पढ़ेंगे एक कंसेप्ट आता है होल का, बस आप ये ध्यान में रख लो। वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल जब ये दोनों चलते हैं, दोनों चलने से ही सेमीकंडक्टर में करंट आता है। तो टोटल करंट कितना आएगा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस करंट होल की वजह से, दोनों को मिला के सेमीकंडक्टर में हमारा करंट बनता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है भाई इस वीडियो का, टाइप ऑफ करंट। करंट हमारा कितने तरीके का होता है, करंट हमारे पास 2 तरीके का है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो हमारा प्रत्यावर्ती करंट कौन सा होता है, इस धारा का जो परिणाम है और दिशा है, दिशा का मान एक नियत दर से परिवर्तित होता रहता है, यानी कि जो करंट हमारा टाइम के साथ बार बार चेंज होता रहे एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग या प्रत्यावर्ती धारा। डायरेक्ट करंट क्या है, जिसका जो परिणाम है और दिशा वो नियत रहती है भाई, वो हमारा क्या होता है यहाँ पे डायरेक्ट करंट या डीसी करंट। यहाँ पे इन्होंने एसी लिखा हुआ है, डी आएगा यहाँ पे, ठीक है, डीसी करंट है ये। तो एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलेगा, दिष्टकारी बदलेगा। और डीसी से एसी में कौन बदलेगा, जो हमारे घर में लगता है इन्वर्टर। हालांकि इन्वर्टर दोनों ही कन्वर्ट करता है, उसके अंदर रेक्टिफायर भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डायोड बोलते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डायोड भी लिख सकते हैं। डायोड हमारा एक ऐसा उपकरण है जो एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग आगे पढ़ेंगे भाई जो करंट है वो करंट 3 तरीके के इफेक्ट शो करता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, उष्मीय प्रभाव। अगर आप पंखे को थोड़ा लंबा छोड़ दोगे तो वो अपने आप गर्म हो जाता है, तो ये करंट का गुण है, हीटिंग इफेक्ट देता है। एक हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इफेक्ट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना भाई सेल वगैरह डाल के करंट चलाते हैं, तो केमिकल इफेक्ट होता है हमारा रसायन प्रभाव। और एक होता है मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट, कि जब आप किसी भी तार में करंट को छोड़ोगे तो वो अपने चारों तरफ चुंबक के प्रभाव को पैदा करता है, उसको बोलते हैं
चुंबकीय प्रभाव, ये भी हम पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। तो 3 तरीके के इफेक्ट होते हैं। तो जो मेरा अल्टरनेटिंग करंट है वो सिर्फ हीटिंग इफेक्ट देता है। अगर आप फैन है हमारे घर में, अल्टरनेटिंग लाइट आती है, फैन को लंबे टाइम के लिए छोड़ दोगे तो वो गर्म हो जाएगा। बट हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक, ये तीनों के तीनों इफेक्ट कौन सा करंट देता है हमें? डीसी करंट देता है। डीसी करंट को दिखाते हैं बैटरी के सिंबल से, और अल्टरनेटिंग करंट को दिखाते हैं भाई इस सिंबल से, ऐसे बनेगा और ये इसके अंदर साइन रहेगा इस तरीके का। ये मेरा सिंबल किसका रहेगा? जो हमारे घरों में लाइट आती है इंडिया में 220 वोल्टेज की लाइट आती है, वो भी आती है, आगे पढ़ेंगे, आरएमएस वैल्यू होती है और 50 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। लेकिन जो डीसी करंट है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती भाई, वो तो सीधा ही चलता है, ठीक है। वो उसमें कोई मतलब अपनी उसमें चेंज नहीं करता वो डायरेक्शन में। उसके बाद क्या है, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग क्या है, विद्युत प्रत्यावर्ती धारा को दूर जगह तक भेज सकते हैं, ठीक है। मतलब भाई अलग अलग जगह लाइट बनती है तो दूर जगह तक भेजते हैं, तो इसकी एवरेज वैल्यू होती है इसकी ओरिजिनल वैल्यू के बराबर। अच्छा, इसका औसत मान, ये थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट है जिसमें मतलब अल्टरनेटिंग करंट में 2-3 पढ़ते हैं। एक तो आरएमएस वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है। बस इसको ये लिख लो कि एसी को भेज सकते हैं दूर तक, डीसी को ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं भाई। जो हमारी जो भी चीज़ अगर आप मापते हो कि भाई इसमें इतना करंट है, तो डीसी करंट को ही हम लोग माप सकते हैं। ये मेरा यहाँ पे डी है, ठीक है। डीसी करंट को एमीटर से मापते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, डीसी करंट को कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की सहायता से हम अल्टरनेटिंग करंट को दूर भेज सकते हैं, लेकिन डीसी करंट में ऐसा यूज नहीं होता। जितने भी घर में होते हैं वह ट्रांसफार्मर वगैरह में, विद्युत बल्ब में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट ही यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बैटरी चार्जिंग विद्युत उपकरणों में जहाँ पे बैटरी चार्जिंग होती है, जैसे हमारा फोन है तो फोन में हमारी डीसी करंट ही होती है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट है भाई अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट का। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक सिंबल कौन कौन से यूज करते हैं हम। जब हम लोग आगे इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाएंगे तो वहाँ पे हम हर एक कंपोनेंट का नाम नहीं लिखेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे। तो ये सिंबल देख लीजिए, इलेक्ट्रिक सेल जो हमारी विद्युत बेल है उसका रहेगा बस एक ही, एक बड़े वाला टर्मिनल और एक छोटे वाला, बड़े वाला पॉजिटिव छोटे वाला नेगेटिव। अगर ये होता है सेल, बैटरी वाला सेल जिसको हम बोलते हैं, अगर 3 बैटरी के सेल जोड़ दिए तो बैटरी बन गई। प्लग स्विच अगर ओपन है हमारा, है ना, जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बटन हमारा बंद पड़ा है भाई, यानी कि जब हमारा करंट उसमें करंट फ्लो नहीं करता तो उसको दिखाएंगे ऐसे। स्विच क्लोज्ड यानी कि अब हमारा इसमें सर्किट में करंट आ रहा है, तो उसमें ये मेरा डॉट दिखा देंगे बीच में। अगर कोई 2 वायर आपस में जोड़ रखे हैं तो डॉट दिखा देंगे। अगर एक तार दूसरे के तार से ऊपर क्रॉसिंग कर रहा है बिना जुड़े तो ये सिंबल है। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस सिंबल से दिखाएंगे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, एक तरीके का जो रुकावट आती है करंट को फ्लो करने में, इसलिए इसको ब्रेकर टाइप दिखाएंगे, जैसे हमारे ब्रेकर होते हैं रोड पे। वेरिएबल या रियोस्टेट जिसका रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू नहीं हो, चेंज करे, तो उस प्रतिरोध को हम लोग ऐसे दिखाते हैं भाई, इससे भी दिखा देते हैं। एमीटर को हम लोगों ने पढ़ लिया, वोल्ट मीटर का सिंबल ये रहेगा, और फ्यूज का हम ये सिंबल दिखाते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक सिंबल है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का डिटेल में डिस्कस किया है, कितने तरीके का करंट है, क्या डायरेक्शन है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।